करंट के बारे में पढ़ा था, करंट कैरियर के बारे में पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ पढ़ा और बेसिकली पढ़ा कि करंट का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या यूज है। तो अब हम बेसिकली करंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आपको डेफिनेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आप बोलोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वैसे पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, बट हम पॉजिटिव चार्ज डालने से क्या होता है, पता चल जाता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो जब हम I की बात करेंगे, इट इज Q डिवाइडेड बाई T, चार्ज अपॉन टाइम। हमको यह भी पता है, एक चीज हमें पता है कि हमारा जो Q होता है दैट इज N इंटू E। तो आप Q की जगह N ही डाल सकते हो। तो करंट का ये फॉर्मूला भी हो सकता है, न्यूमेरिकल में हम इसकी जरूरत यूज करेंगे कई बार। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन करंट की, डायरेक्शन क्या होती है करंट की, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ डायरेक्शन होती है, या सिंपली कह देते हैं कुछ लोग पॉजिटिव टू नेगेटिव। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का फ्लो होगा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कोई पूछे आपसे कि करंट कैसी क्वांटिटी है, तो आप कहोगे स्केलर क्वांटिटी है। आपके माइंड में बात आ रही होगी सर आप तो डायरेक्शन कह रहे हो, फिर स्केलर कैसे है। करंट डायरेक्शन होने के बाद भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता। जब आप आगे 11th में जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करना चाहिए। ये ध्यान रखें आप, ये जरूरी है। तो करंट क्या है, स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसकी जो एसआई यूनिट है, करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एम्पियर। और हम लोग इसकी जगह मिली एम्पियर भी यूज कर लेते हैं, माइक्रो एम्पियर भी यूज होता है, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 और मिली का मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर। ये ध्यान रखना, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये भी यूज करते हैं हम करंट की डायरेक्शन के लिए। तो जो करंट का फ्लो होता है, करंट, ध्यान रखें, करंट फ्लोज ऑपोजिट, करंट फ्लोज ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपको बोलूं कि इस वायर में करंट, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन बताओ, तो आप कहोगे सर करंट ऐसे फ्लो करेगा। ध्यान रखें, ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन होगी। जहां आपका इलेक्ट्रॉन है करंट उसके ऑपोजिट फ्लो करेगा, ये ध्यान रखें। अच्छा, क्लियर। जो करंट का फ्लो होता है बैटरी के अंदर, बैटरी या सेल के अंदर, वो कहां से कहां होता है, एनोड टू कैथोड। कहां से कहां होता है, एनोड टू कैथोड। एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल बैटरी में। और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कहां से कहां होता है, कैथोड टू एनोड। जब आपने पढ़ा होगा बैटरी के बारे में, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहते हैं, ये ध्यान रखें आप। तो
आई होप कि आपको ये करंट की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये पता चल गया होगा। और यही करंट हमारे लिए एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। इसी से फैन, एसी, ये सारी चीजें हम चला रहे हैं। तो इसको स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। इसके बाद जब हमने करंट के बारे में इतना पढ़ लिया है, अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होते हैं। भाई करंट तो पढ़ा, अब करंट फ्लो कहां करेगा? करंट फ्लो तो सर्किट में ही करेगा ना। तो जो करंट सर्किट में फ्लो करता है, जिस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है, उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी पूछ लेते हैं कब आपसे, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो क्या है? इट इज क्लोज्ड एंड continuous path of electric current through different electric components। भाई करंट का एक क्लोज और कॉन्टिन्यूअस पाथ, जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक एमीटर लगा हुआ है, करंट को नापने का डिवाइस होता है, यहां एक बैटरी लगा दी मैंने, यहां एक की लगा दी, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है बैटरी के पॉजिटिव से, और ये नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये रेजिस्टेंस है, ये की है, ये एमीटर है, इनका क्लोज पाथ इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। ध्यान रखें, करंट का क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखना, कई बार ये ऐसे होता है, अगर ये ऐसे तो इसको ओपन सर्किट कहते हैं। ये ध्यान रखें, ये मैंने के लिखा था, इसका मतलब क्लोज सर्किट। कई बार अगर ओपन सर्किट रिप्रेजेंट करने का मतलब ऐसा हो, मतलब सर्किट ओपन है। कई बार यहाँ डॉट डला होता है, डॉट डालने का मतलब देखो ओपन सर्किट तो ये था, ये समझ लो ये ओपन सर्किट है। अगर यहाँ डॉट डाल के कभी दे रखा हो आपको, इसका मतलब है क्लोज सर्किट। तो आपसे बोलते हैं ओपन सर्किट क्या है, क्लोज सर्किट क्या है? ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट को ना कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए, सीधा रास्ता चाहिए, कहीं ब्रेक टूटा नहीं चाहिए। अगर कहीं से कनेक्शन टूटा हुआ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ध्यान रखें आप। क्लियर? तो हमें ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट का पता चल गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब सर्किट में अलग अलग तरह के कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं, जैसे यहां हमने एमीटर यूज किया, रेजिस्टेंस यूज किया, ये बैटरी यूज की, ऐसे ही अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। देखो ये है हमारे पास, ये इसको कहते हैं हम लोग सेल। सेल में जो बड़ा वाला निशान होता है ये पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है, ध्यान रखें। अब देखें, ऐसे हमने क्या किया, एक सेल लिया, एक सेल का ये बड़ा वाला पॉजिटिव, ये छोटा नेगेटिव, दूसरे सेल का भी बड़ा वाला, फिर ये छोटा वाला, तीसरे का भी बड़ा वाला, छोटा वाला, इनको जोड़ दो। पहले सेल का छोटा नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे का पॉजिटिव, इसी तरह से थर्ड का पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो कहलाता है, अब ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव, इसको हम लोग बैटरी कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। जो बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव, देखो ये कनेक्शन करना मत भूलना, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, आपस में कनेक्टेड है ये जरूर ध्यान रखें आप। क्लियर है? ये जो है, अगर कहीं आपको ऐसा निशान मिले तो आप समझ लेना ओपन की है, अभी बताया था आपको, की है ही नहीं, स्विच ऑफ। की मतलब स्विच, जो आपके घरों में होता है, स्विच ऑन ऑफ करते हैं। तो अगर ये ऐसा है, इसका मतलब स्विच ऑफ है। और अगर आपको ऐसा मिल जाए, जो भी बताया था मैंने, डॉट मिले, तो ये क्लोज्ड की है, इसका मतलब सर्किट में सारे काम हो रहे हैं, स्विच ऑन है।
क्लियर? इसके बाद देखें, कहीं पर अगर आपको ऐसा मिल जाए, यहां ऐसे करके, यानी जॉइंट वायर है ये, यानी ये कनेक्शन जॉइन है ये, और कहीं ऐसा मिले तो ये क्रॉसिंग है विदाउट ज्वाइनिंग, बिना ज्वाइन किए हुए, विदाउट ज्वाइनिंग, बिना ज्वाइन किए हुए एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस करे तो आप ऐसे बनाओगे। ध्यान रखिए आप, ये जो सिंबल आपको मिलेगा ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, और ऐसा जो मिल जाएगा आपको ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, कुछ लोग इसको रियोस्टेट भी कह देते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, ध्यान रखिए। अच्छा, रियोस्टेट के लिए कई बार ऐसा निशान भी बना होता है, ऐसे एरो बना होगा और आर एच लिखा होगा, आर एच, रियोस्टेट के लिए आर एच लिख देते हैं हम लोग सिंबल, रेजिस्टेंस के लिए आर लिखते हैं। क्लियर है? इसके बाद कई बार आपको एक सर्कल के अंदर ऐसे जी मिलता है, अगर ये लिखा हो ये गैल्वेनोमीटर होता है, ये होता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। फिर कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा, ए लिखा होगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, इसको बोलते हैं एमीटर। कहीं पर आपको ऐसा मिलेगा, इसको कहते हैं वोल्ट मीटर, जैसे मैंने यहां एमीटर यूज किया है। अब देखो एमीटर में देखो, ये वाला टर्मिनल पहले नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव डालते हैं, यहां पॉजिटिव डालते हैं, ध्यान रखना। अभी एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में और पढ़ना है ताकि आपको पता चले, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट पहले करने से पहले सर्किट में इनका काम क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको ये सिंबल पता चल गए होंगे, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, एमीटर, वोल्ट मीटर, कनेक्शन ज्वाइन है, कनेक्शन क्रॉस कर रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर है, रियोस्टेट। अच्छा, एक चीज और आ जाती है, कभी कभी आपको ऐसा मिल जाए, आप कहोगे सर ये तो बैटरी है, पर अगर इसमें ऐसा निशान लग जाए, ये वेरिएबल बैटरी है, ये वेरिएबल बैटरी है, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो, इसकी वोल्टेज को। वेरिएबल बैटरी, जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है कि आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, वैसे ही वेरिएबल बैटरी, जिसको एलिमिनेटर भी कहते हैं, बैटरी एलिमिनेटर, इसकी मदद से आप वोल्टेज को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। स्क्रीन को पॉज करके ये सारे सिंबल नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर हम आगे मूव करते हैं और हम फंक्शन जानते हैं सबका क्या काम है, एक एक करके। तो सबसे पहले हम एमीटर के बारे में जानते हैं क्या है एमीटर। आपको पता है ऐसे ए बना होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, ठीक है। क्या है ये है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used to measure current in the circuit, in the circuit. It is a device which is used to measure current in the circuit. सर्किट में करंट नापने के काम में आता है। It has very small resistance, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है,
इस बात को ना भूलें, बहुत कम रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0। अगर कोई पूछे कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है तो आप कहोगे 0। और ये ध्यान रखें, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट। सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ध्यान रखें। इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी वो बाद में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि अभी पैरेलल का मतलब आपको पता नहीं। अभी ध्यान रखें, सीरीज का भी आपको पता नहीं मतलब, पर थोड़ा हल्का ध्यान रखें कि इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट आएगा तब बताऊंगा और अच्छे तरीके से। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है और ये करंट मेजर करने के काम में आता है, ध्यान रखें आप। दूसरा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये क्या है, इसको हम ऐसे V होता है, इसके सर्कल के अंदर V बना रखा होता है, ये सिंबल होता है इसका। ये क्या होता है, इट इज डिवाइस which is used to measure voltage in circuit। सर्किट में वोल्टेज मेजर करने का काम करता है वोल्ट मीटर। ये ध्यान रखें, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। याद रखें, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। दूसरी बात, इट हैज वेरी वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। भाई साहब, एमीटर का जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखें, और हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। कोई पूछे आइडियल का कितना होता है, तो ध्यान रखें, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा आइडियल वोल्ट मीटर होगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना आइडियल एमीटर होगा, और ज्यादा रेजिस्टेंस में आइडियल वोल्ट मीटर होगा। तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो गैल्वेनोमीटर बताया था। देखो ये बड़े काम की चीज है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इनका रेजिस्टेंस एमीटर से ज्यादा होता है और वोल्ट मीटर से कम होता है। दे हैव मॉडरेट रेजिस्टेंस। मॉडरेट रेजिस्टेंस होता है मतलब लेस देन वोल्ट मीटर एंड ग्रेटर देन एमीटर। ये गैल्वेनोमीटर हमारी लैब में बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम फिजिक्स की लैब की बात करें, अभी भी आपको लैब में ले जाया जाएगा तो आप लैब में देखोगे ये जी लिखे हुए बहुत सारे होते हैं। यूज टू मेजर डिफ्लेक्शन इन सर्किट। बेसिकली इनका यूज करते हैं डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए कि सर्किट के अंदर करंट या वोल्टेज है या नहीं है, एंड easily converted into voltmeter and ammeter। अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप लैब में जाओगे तो ये बहुत ज्यादा देखोगे।
हम देखें अगर हमारे घर में एक चीज बहुत ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि हमें उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसी तरह से लैब में गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा होते हैं, इसका मतलब लैब में गैल्वेनोमीटर का बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर अगर ज्यादा है तो गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर भी बना सकते हैं और वोल्टमीटर भी। वैसे एमीटर को वोल्टमीटर में भी बदला जा सकता है और वोल्टमीटर को एमीटर में भी बदला जा सकता है, ये थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई पूछे कि एमीटर क्या है, एमीटर एक ऐसा गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। कोई पूछे वोल्टमीटर क्या है, तो वोल्टमीटर एक ऐसा गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इस गैल्वेनोमीटर को आप किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें भी, ये सब इंटर कन्वर्टेबल है। ये सिर्फ सारा खेल रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस बहुत कम तो एमीटर, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तो वोल्टमीटर, और रेजिस्टेंस मॉडरेट तो गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की तरफ। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करना ना भूले बेटा। किसी भी तरह के डाउट के लिए कमेंट करना भी ना भूलें, क्योंकि क्लास आपकी है और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक क्या फायदा। क्लियर है? तो कोई भी डाउट हो तो जरूर करें, कमेंट करें, पूछें। अब इसके बाद जब हमने ये पढ़ लिया, अब देखें, अब हम सेल की बात करते हैं, सेल और बैटरी। क्योंकि इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा सेल और बैटरी के लिए। तो सेल और बैटरी क्या करते हैं, इनमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, केमिकल एनर्जी होती है जिसमें रिएक्शन टेक प्लेस होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। सेल और बैटरी क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कराते हैं। क्या है सेल और बैटरी? अ डिवाइस which is used to convert chemical energy into electrical। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारे पास कोई सेल है या बैटरी ले लो, ये बैटरी है और इसका ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। मैं बोलता हूं ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी। अब 10 वोल्ट का क्या मतलब होता है, कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि 10 वोल्ट का मतलब है कि सर ये तो प्लस का 10 होगा और ये 0 होगा। ऐसा नहीं, बैटरी का काम पोटेंशियल डिफरेंस देना है। इसका मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इक्वल टू वी, ये होता है। बात समझे? यानी कि अगर मैं आपको एक बैटरी दे रहा हूं जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और ये ए है और ये बी है, अगर मैं कहता हूं कि ये -8 है या मैं कहता हूं ये प्लस का 8 वोल्ट है ए पर पोटेंशियल, तो बी पर बताओ। आपको पता है वी ए माइनस वी बी किसके बराबर है? 10 के बराबर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 10 है इसका। अब ए पर पोटेंशियल कितना है? 8 माइनस वी बी इक्वल टू व्हाट? 10। तो वी बी कितना आ जाएगा? -2 वोल्ट। ये ध्यान रखें। एक और देखें एग्जांपल, ये अगर मैं बोलता हूं ये 12 वोल्ट है बैटरी, मैं कहता हूं यहां पर -6 वोल्ट है ए पर, बी का बताओ। देखो इसके, जिसको आप पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हो, इसका मतलब पॉजिटिव नहीं होता। बैटरी एक सोर्स है एनर्जी देने का, चार्ज देने का नहीं। जैसे ये चौक है, अब आप देखो ये चौक क्या है? इंसुलेटर है। अब अगर बैटरी आपको चार्ज दे सकती, इसका मतलब तो ये भी कंडक्ट करता ना भाई। बैटरी इसके अंदर सोए हुए इलेक्ट्रॉन्स को जगाता है,
खुद चार्ज नहीं देता बैटरी, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कराता है चार्ज को मूव करने के लिए। बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वो चार्ज के अंदर एनर्जी देता है ताकि चार्ज मूव कर सके। आप सोचो कि अगर बैटरी चार्ज दे देता तो हमें मटेरियल के अंदर के चार्ज की जरूरत क्यों पड़ती भाई? अगर बैटरी ही इसको चार्ज दे रहा है तो उसी चार्ज से इसमें करंट फ्लो होना चाहिए। ये सोच लो आप, ऐसा नहीं कि बैटरी चार्ज देता है, बैटरी एनर्जी देता है और चार्ज मटेरियल के खुद के अंदर होता है। खुद के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हैं तो उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तब करंट का फ्लो होगा। बैटरी चार्ज नहीं देता, अगर बैटरी चार्ज देता तो इंसुलेटर में भी करंट फ्लो कर जाता। ये ध्यान रखें आप, बैटरी सिर्फ एनर्जी देने का काम करता है ना, चार्ज देने का काम नहीं करता। और इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब क्या है कि आपका ए पे जितना पोटेंशियल है माइनस बी पर जितना पोटेंशियल है वो 12 होना चाहिए। अब अगर ए पे -6 है तो बी पे कितना होगा? पोटेंशियल एट बी 18 वोल्ट। ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें कि सेल और बैटरी में जो आप देखते हो कि पोटेंशियल लिखा हुआ है वो यहां पर वोल्टेज और यहां पर वोल्टेज का डिफरेंस है। क्लियर है? किसी भी डाउट के लिए कमेंट करना ना भूले बेटा, कमेंट जरूर करें। अब बात क्या है कि मैं बार बार पोटेंशियल 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 कह रहा हूं, आपको शायद ये ना पता हो कि पोटेंशियल क्या होता है। देखिए क्या होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? देखो हमने सुना है कि देखा भी है कि अगर हाइट पे पानी रखा हुआ है, ये हाइट पे चौक है, इसको छोड़ दूं क्या होगा? चौक नीचे आएगा, नीचे गिरेगा। ये चौक ऊपर से नीचे ट्रेवल कर रहा है हाइट के डिफरेंस की वजह से। क्लियर है? चौक क्यों ट्रेवल कर रहा है? क्योंकि हाइट में डिफरेंस है, चौक नीचे जा रहा है। टेम्परेचर एक जगह हाई है दूसरी जगह लो है तो हीट का फ्लो होता है। मान लो आप यहां पर एक आइस रखो, वो आइस मेल्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आइस का टेम्परेचर बहुत लो है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो बाहर की हीट आइस ले रहा है। तो हीट का फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, एयर का फ्लो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही। ऐसे ही पोटेंशियल क्या है? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। जिस तरह से लिक्विड फ्लो के लिए हाइट या पोटेंशियल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, हीट के फ्लो के लिए टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है, इसी तरह से चार्ज के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज कहां से कहां मूव करेगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल एट अ पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा पोटेंशियल और समझते हैं। तो राइट डाउन करते जाएं। अब आप देखें, ये जो पोटेंशियल टर्म है ना, हमने अपनी लाइफ में बहुत बार सुना है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार इस बंदे में बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल कैसे पता चलता है कि उस बंदे में पोटेंशियल है? आपको कैसे पता चला? क्या आपने उसकी शक्ल देख के बता दिया? मैं आप पहली बार किसी से मिल रहे हो, क्या आप उसकी शक्ल देख के बता सकते हो कि उसमें पोटेंशियल है कि नहीं है? बता सकते हो? किसी की शक्ल देख के बता सकते हो कि बंदे में पोटेंशियल है कि नहीं है? नहीं, शक्ल से कुछ नहीं होता। शक्ल से आपको पोटेंशियल का क्या पता चलेगा? एक बंदा है आपके सामने काम कर रहा है और काम करते ही उसने बहुत अच्छा काम कर दिया, आप कहते हो यार उसमें तो बहुत पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है काम। समझ लो, आपको यहां पर पोटेंशियल निकालना है
और यहां पर आपके पास कोई चार्ज है, कोई चार्ज है, इस पर यहां पर पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आप क्या करो, बहुत दूर से एक छोटा चार्ज, टेस्ट चार्ज, एक बहुत छोटा टेस्ट चार्ज, इसको यूनिट चार्ज भी कह देते हैं, इसको बहुत दूर से, जिसको इन्फिनिटी कहते हैं, इन्फिनिटी से यहां लेके आओ, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। यानी कि अगर आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से ए पर लेके आए, कहां लेके आए, इन्फिनिटी टू कहां लेके आए, ए, जितना काम आपको करना पड़ा है वो काम डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को लेके आए हो आप, क्यू नॉट, ये पोटेंशियल कहलाता है एट ए। यहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज का। क्या करो, आप बहुत दूर इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू नॉट को यहां से यहां लेके आओ, जितना काम आपको इसको लाने में करना पड़ा वो इसका पोटेंशियल कहलाएगा। अब आप कहोगे सर काम तो ये कर रहा है, पोटेंशियल आप इसका बता रहे हो। ऐसा नहीं है बेटा, काम हम कर रहे हैं और किसके अगेंस्ट कर रहे हैं। अगर ये चार्ज है, आपको बताया था ना, दो चार्ज के बीच में फोर्स होता है, अगर ये चार्ज है और इसके पास आप दूसरे चार्ज को लाओगे तो वो उसको रिपेल करेगा। आप जो काम कर रहे हो दैट वर्क इज पोटेंशियल, किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, तो इसका पोटेंशियल होगा। तो ये क्या है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ध्यान रखें, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग a unit positive charge from infinity to given point. It is amount of work done in taking a unit positive charge from infinity to given point. Potential जो है, potential is a scalar quantity. कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखें। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट। क्या है, वोल्ट। सिंबल भी यूज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखें आप, है ना। और वोल्ट के साथ साथ एक और देखो, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू भी लिखा है आपने, तो वर्क के लिए जूल और अपॉन में कूलाम, तो जूल पर कूलाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी लिख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह। तो अगर मैं बोलूं, कोई बोले आपको कि डिफाइन 1 वोल्ट, कई बार डेफिनेशन है डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, तो आपको पता है V इक्वल टू क्या है, W बाय क्यू नॉट। कहां से, इन्फिनिटी से लेने में। तो अगर ये 1 जूल आ जाए और ये 1 कूलाम आ जाए तो इसको सिंपली मैं 1 वोल्ट बोल सकता हूं पोटेंशियल को। तो ये क्या होगा, पोटेंशियल, डेफिनेशन देखो कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज said to be 1 volt if 1 joule work is done in taking potential at a point is said to be 1 volt if 1 joule work is done in taking 1 coulomb charge, in taking 1 coulomb लिख देते हैं, in taking 1 coulomb charge from infinity to that point। ध्यान रखें, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा, जब आप 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से लाओ और वर्क डन 1 जूल हो।
क्लियर है? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसको समझने के लिए देखो, आपके पास दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। आप एक चार्ज क्यू नॉट को ए टू बी मूव करा रहे हो। क्या किया आपने? इस क्यू नॉट को ए से बी मूव करा रहे हो। मूव कराने में जितना काम करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। स्क्रीन को पॉज करो और राइट डाउन करो, देखो क्या होगा। कोई बोले पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो ध्यान रखें क्या कर रहे हो आप, वर्क डन कर रहे हो ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये क्या होगा? पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। ये क्या है? इट इज amount of work done in taking unit positive charge between 2 points। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। दो पॉइंट्स के बीच में आप चार्ज को मूव कराने में जितना काम करते हो दैट वर्क अपॉन चार्ज। वहां क्या था? इन्फिनिटी से ला रहे थे। यहां क्या कर रहे हैं? यहां क्या कर रहे हैं? ए से बी तक मूव करा रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी भी ऐसा यूनिट, अब भाई इसकी भी ऐसा यूनिट वोल्ट होगी और जूल पर कूलाम भी कह सकते हो आप। ये भी स्केलर है, ध्यान रखें। तो इसमें भी कह सकता है डिफाइन 1 वोल्ट, इसकी टर्म में डिफाइन 1 वोल्ट। देखो मान लो ये दो पॉइंट है, एक ए और एक बी, और ये 1 वोल्ट है। याद रखना पोटेंशियल एक पॉइंट पर होता है जो पढ़ा आपने, और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का होता है, ये जरूर ध्यान रखिए। तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे आप? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is said to be 1 volt if 1 joule work, if 1 joule work if 1 joule work if 1 joule work is done in moving 1 coulomb charge between 2 points। देखो भाई ये दो पॉइंट्स हैं, ये ए है और ये बी है। मैं कहता हूं इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होगा जब आप यहां से 1 कूलम चार्ज को लो और यहां से यहां मूव करो, और मूव करने का जो वर्क डन है वो 1 जूल है। अगर इसको यहां से यहां मूव किया आपने 1 कूलम चार्ज को और वर्क डन 1 जूल है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट। ऐसी डेफिनेशन भी आपको पूछ देते हैं। तो अब देखो ये जो सेल है और ये जो बैटरी है, जैसे मान लो ये सेल है आपके पास, सेल में ना ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है सेल में? इलेक्ट्रोलाइट होता है।
अब इलेक्ट्रोलाइट की खास बात होती है कि जैसे इलेक्ट्रोलाइट को आप पानी में डालते हो वो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, पानी में डालो आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। और एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है जिसको एनोड कहते हो, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है जिसको कैथोड कहते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। ये सेल है आपके पास। तो अब आप इस सेल से जब काम ले रहे हो, इस सेल में दो चीजें मिलती हैं, एक तो पोटेंशियल मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और वो कब मिलता है? जब आप काम कर रहे थे। पोटेंशियल डिफरेंस कब मिलेगा? काम कर रहे थे। तो ये क्या है? इट इज पोटेंशियल between two electrodes when cell or battery is in closed circuit। जब सेल और बैटरी क्लोज सर्किट में हो तब दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ये ध्यान रखें। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। जो हमने लिखा कि वर्क डन करें, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर है? तो एक दूसरे तरीके से भी ऐसे डिफाइन कर देते हैं अगर उसमें दिक्कत हो। इट इज पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन सेल और बैटरी इज इन क्लोज सर्किट। या क्लोज सर्किट का मतलब है, और में लिख लेते हैं कई लोग, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सोर्स। एक टर्म हमें और सुनने को मिलती है बैटरी और सेल के अंदर, उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ देखो, ये सेल और बैटरी बनाई है आपने। मैन्युफैक्चरर ने जब बनाया तो इलेक्ट्रोड का एरिया कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट की, और सब कुछ कैलकुलेट करके ये सोच लिया कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 10 होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर ने जब बनाया तो बनाते समय मैन्युफैक्चरर ने कंडीशंस को देखते हुए जो पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड किया था, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ। क्या कहलाता है? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स when cell or battery is in open circuit या नो करंट इज ड्रॉन। इसका मतलब क्या है? नो करंट इज ड्रॉन, बिना किसी करंट के मैन्युफैक्चरर ने जो बना के सोचा। आपके घरों में आप लोग सेल यूज करते हो, बैटरी यूज करते हो, उस पे लिखा होता है बैटरी पे 12 वोल्ट लिखा होता है। आपकी मोबाइल फोन की बैटरी 6 या 7 वोल्ट की होती है। घड़ियों में सेल डालते हो 2 वोल्ट की होती है। जो उसके ऊपर मेंशन होता है दैट इज ईएमएफ। बट इफ यू ड्रॉ द करंट फ्रॉम दैट सोर्स, अगर आप वोल्ट मीटर लगाओ और मेजर करो तो आपको वो 2 वोल्ट नहीं मिलेगा, 1.4 मिलेगा, 1.5 मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि सेल और बैटरी के अंदर अपने खुद का रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से आपको उतना आउटपुट नहीं मिल पाता जितना मैन्युफैक्चरर ने बना के भेजा है। सोचो आप, होता क्या है कि मान लो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखें, हमारे स्कूलों में टेस्ट हो गया, आपका टेस्ट हुआ, आपने एक टेस्ट दिया, आपके मार्क्स कम आए मतलब 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ एंड यू स्कोर्ड 8 मार्क्स। अब उस 8 मार्क्स को स्कोर करने के लिए आपने रात में सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई की है, और आपने देखा कि आपने 2 घंटे पढ़ाई की और आपके 8 मार्क्स आए। आपकी क्लास के दूसरे बच्चे, हाईएस्ट आपकी क्लास में 15 है, आपके माइंड में एक बात आती है, यार अगर मैं 2 घंटे पढ़ के 8 मार्क्स ला सकता हूं तो भाई आज जा करके आज से तो सीरियस होकर पढ़ूंगा और अगली बार फुल मार्क्स लाऊंगा। दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ।
आपके अंदर की सोच। पर जब आप घर जाते हो, घर पहुंचते हो, तो आपके मन में बात आती है, हाँ भाई चलो आज तो आ गए। रास्ते में भी आप सोच रहे हो भाई आज से तो पढ़ना शुरू कर देंगे। घर जाते हो, थोड़ा सा खाना वाना खाते हो, कहते हैं थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं फिर कर लेंगे, फिर थोड़ी देर खेल लेते हैं फिर कर लेते हैं। फिर ऐसे करते करते वो काम हो नहीं पाता, क्योंकि आपके खुद के अंदर का रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं कहता हूं कि आई कैन लिफ्ट 150 kg, मैं कहता हूं मेरी पैर जो है उनकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो 100 kg लिफ्ट कर सकता है, 150 kg, तो क्या आप मेरे सिर पे 150 kg डाल दोगे? नहीं, नहीं डाल सकते भाई। मैंने कहा कि मेरे पैर 150 kg लिफ्ट कर सकते हैं, तो मेरे पैरों को मेरा वजन भी उठाना है, तो वो टोटल 150 मेरे सिर पे नहीं डालोगे आप, नहीं तो पैर तो टूट जाएंगे। तो जो मैंने कहा दैट इज ईएमएफ, और जो काम हो रहा है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या है, ओपन सर्किट में ईएमएफ, क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखना, इन ओपन सर्किट E इक्वल टू V, नॉर्मली क्लोज सर्किट में नॉर्मली E ग्रेटर देन V होता है। जो ईएमएफ है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है, क्योंकि काम करते समय सेल और बैटरी का अपना रेजिस्टेंस काम में आता है। तो ईएमएफ की भी ऐसा यूनिट वोल्ट है, ध्यान रखें। पोटेंशियल डिफरेंस की भी ऐसा यूनिट वोल्ट है, क्लियर है? इनकी ऐसा यूनिट वोल्ट है, और ये सेल और बैटरी में जब हम लगाते हैं, जो सोर्स ऑफ ईएमएफ हम लगाते हैं, उनका जो ईएमएफ मेजर करते हैं हम, वो वोल्ट में मेजर करते हैं, ये ध्यान रखें। फिर आज का हम लास्ट टॉपिक एक थोड़ा सा पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नाम सुना? नहीं सुना? देखो, आपने 9th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, फ्रिक्शन। वैसे भी आपको पता है आपके शूज घिस जाते हैं, फ्रिक्शन। जब आप एक बॉडी दूसरे सरफेस पे मूव करती है तो उसको फ्रिक्शन कहते हैं। इसी तरह से जब आप देख रहे होगे लिक्विड फ्लो होता है तो उसको विस्कस, कुछ लिक्विड ज्यादा फ्लो होते हैं, जैसे पानी बहुत फ्लो होता है, पर हनी को देखो कम फ्लो होता है, घी देखो वो कम फ्लो होता है, यानी वो मीडियम विस्कस है। उसी तरह से कंडक्टर के अंदर जब करंट का फ्लो होता है तो जो कंडक्टर हैं, कंडक्टर के एटम्स, कंडक्टर के अंदर जो एटम्स हैं वो उस फ्लो को रोकते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते हैं और फ्लो को रोकते हैं। यानी कंडक्टर भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है, और उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या है रेजिस्टेंस? ध्यान रखें आप, रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। फ्रिक्शन की तरह ही अपोजिंग फोर्स, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट। इट इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द path of flow of electric current. It is obstruction in the path of flow of electric current. करंट के फ्लो में जो रुकावट है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। ये सिंबल है इसका, ये रेजिस्टेंस है, बता चुका हूं। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट कहते हैं। ये रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये हम बता चुके। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कोई पूछे भाई रेजिस्टेंस का कारण क्या है, रेजिस्टेंस होता क्यों है? क्यों होता है? ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का कोलिजन, इलेक्ट्रॉन एंड एटम का कोलिजन। क्यों होता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो आपस में भी टकराते हैं और मटेरियल के एटम्स से भी टकराते हैं, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन होती है और वो फ्लो नहीं पाते। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम ऑफ मटेरियल, ये कॉज है।
रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे, बट रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ने से जल्दी इंक्रीज होता है, बिकॉज अब टेम्परेचर बढ़ने से क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो एटम्स है ना, टेम्परेचर बढ़ने से मटेरियल के एटम जो है उनकी वाइब्रेशन भी तेज हो जाती है, बिकॉज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज द वाइब्रेशन of atom in material, मतलब मटेरियल का मतलब मैं यहाँ कंडक्टर की बात कर रहा हूं, increases which increase the opposing force। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और रेजिस्टेंस के बाद या रेजिस्टेंस की और प्रॉपर्टीज को फर्दर डिस्कस करेंगे। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें, और किसी भी तरह के डाउट के लिए कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि क्लास आपकी है, आपकी खुद की क्लास है। थैंक यू सो मच बेटा, पढ़ते रहिए, क्लास को ज्वाइन करते रहिए।